हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। बेसिकली हम ओवरऑल देखेंगे कि जीएसटी कब चार्ज किया जाता है, कौन जीएसटी पे करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना, कैसे जीएसटी का कलेक्शन किया जाता है, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम जीएसटी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सप्लाई पर मूव होने से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो आगे आपको हेल्प करेंगी। तो देखो, जैसे अभी अपन प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं जो ना, वो सीजीएसटी एक्ट के हैं। बेसिकली सीजीएसटी एक्ट के हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल हम बाकी एक्ट भी कवर कर रहे होंगे, क्योंकि जो प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट में है ना, सेम प्रोविजन आपको एसजीएसटी एक्ट में भी मिल जाएंगे। बाकी एसजीएसटी एक्ट हर स्टेट का अपना अपना है ना। एमपी का एमपी एसजीएसटी एक्ट, यूपी का यूपी एसजीएसटी एक्ट, दिल्ली का दिल्ली एसजीएसटी एक्ट, बट प्रोविजन वो यही है। ठीक है ना, चलो देखते हैं सेक्शन 1 क्या बोलता है। तो हर एक्ट का सेक्शन 1 लगभग यही बताता है कि उस एक्ट का नाम क्या है, वो कहाँ पे अप्लीकेबल है, कब से अप्लीकेबल है। तो सीजीएसटी एक्ट जो है वो, उसका नाम क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, पूरे इंडिया पे लागू है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, और ये कब से लागू है, 1 जुलाई 2017 से लागू है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में ये कब से लागू है, ये 8 जुलाई 2017 से लागू है। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन पहले समझ लो कि चार्जिंग सेक्शन बेसिकली होता क्या है। तो हर टैक्सेशन लॉ में, ठीक है ना, जितने भी टैक्स रिलेटेड कानून है ना, उसमें जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो उस एक्ट का दिल होता है। ठीक है ना, उस कोर होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। बेसिकली चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि जो टैक्स लगने वाला है ना, वो कब लगने वाला है, ठीक है, कौन उस टैक्स को पे करेगा, इन सारी चीजों को बताता है कौन सा, चार्जिंग सेक्शन। ये एक तरह से जैसे आपके शरीर में दिल है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, दिल आत्मा समझ लीजिए, वैसे ही चार्जिंग सेक्शन भी उस लॉ की क्या होती है, आत्मा होती है या दिल होता है। ठीक है, हर एक्ट में चार्जिंग सेक्शन होता है। जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स चार्जिंग सेक्शन 4 है। यहाँ तक इनकम टैक्स के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि हर जो सॉरी हेड ऑफ इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सबका अपना अपना अलग अलग चार्जिंग सेक्शन है। वैसे ही सीजीएसटी के अंतर्गत चार्जिंग सेक्शन जो है वो क्या है, 9। ठीक है ना, तो यहां पर आपको सारे सेक्शन नहीं याद रखने हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस जो मैं बता रहा हूं उनको दिमाग में रख लेना है। ठीक है ना, तो जैसे सेक्शन 9 को याद रखेंगे कि सीजीएसटी के अंतर्गत चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, वो है सेक्शन 9। ठीक है ना, चलो सेक्शन 9 बेसिकली दो पार्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे टोटल 5 सब सेक्शन है इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड और 3, 4 और 5। जो सेक्शन सॉरी सब सेक्शन 1 एंड 2 बात करते हैं, वो नॉर्मल प्रोविजन की बात करते हैं कि जीएसटी कब लगेगा और जीएसटी कौन पे करेगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो देखो सेक्शन 1 एंड 2 बात करते हैं कि किसी भी गुड्स या सर्विस के सप्लाई के केस में, जैसे ही किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई होगी, वैसे ही जो सप्लायर है वो जीएसटी पे करने के लिए जिम्मेदार होगा। समझिएगा, जैसे किसकी सप्लाई होगी, गुड्स या सर्विस की। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुड्स या सर्विस कोई चीज नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या गुड्स होता है क्या सर्विस होता है। मतलब चार्जिंग सेक्शन हमें ये बोल दे रहा है कि जीएसटी आएगा कब, जब सप्लाई होगी, वो भी किसकी, गुड्स या सर्विस की। मतलब अदर देन गुड्स या सर्विस की सप्लाई के केस में जीएसटी नहीं आएगा। समझ में आई बात। पे कौन करेगा, तो सप्लायर पे करेगा। अच्छा, सप्लायर कौन होता है, तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। ठीक है ना, सप्लायर, रिसिपिएंट। ठीक है, आप एक दुकान में गए, ठीक है ना, ग्रोसरी शॉप पे गए, और वहां से आपने कुछ सामान खरीदा। तो जो बेचने वाला है ना वो सप्लायर होगा, जो शॉपकीपर है वो सप्लायर है, और आपने गुड्स खरीदा तो आप क्या है, रिसिपिएंट है। आप होटल में गए, ठीक है ना, आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, खाना खाया आपने, तो रेस्टोरेंट क्या हो गया, सप्लायर हो गया, और आप क्या हो गए, रिसिपिएंट हो गए सर्विस के। ठीक है ना, तो जो सर्विस दे रहा है या गुड्स बेच रहा है वो सप्लायर है, और जो गुड्स सर्विस ले रहा है और उसके बदले में पेमेंट कर रहा है, कंसिडरेशन पे कर रहा है ना, वो कौन है, रिसिपिएंट है। इतना आप इजी लैंग्वेज में समझ के चलो।
तो जीएसटी के अंदर क्या बोला गया, सेक्शन 1 एंड 2 में क्या बोला गया कि गुड्स या सर्विस के सप्लाई के केस में जीएसटी पे करना होगा, और कौन पे करेगा, तो सप्लायर पे करेगा। यहां पे ध्यान रखना है ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिन पर जीएसटी नहीं है, और एंड ऑन एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब सभी गुड्स एंड सर्विस को जीएसटी देना होगा एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो अभी जीएसटी पे है ही नहीं, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब से जीएसटी में आएंगे। कौन कौन सी चीजें हैं ये 5? क्रूड ऑयल पर जीएसटी नहीं है, ठीक है ना, डीजल पे नहीं है, पेट्रोल पर नहीं है, नेचुरल गैस पर नहीं है, और किस पर नहीं है, तो एटीएफ, ठीक है ना, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर भी जीएसटी नहीं है। तो इन 5 गुड्स को छोड़ दें, और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब शराब, शराब पर भी जीएसटी नहीं है। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को छोड़ करके बाकी गुड्स एंड सर्विसेज की अगर सप्लाई हो रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो सो ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑन विच जीएसटी विल बी लिवाइड फ्रॉम नोटिफाइड डेट, एंड ऑन एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इनको छोड़ करके बाकी पे जीएसटी लगेगा। वेयर सप्लाई इज मेड फॉर अबव गुड्स एंड सर्विस, जब ऊपर जो गुड्स एंड सर्विस है उनकी सप्लाई की जाएगी, द सप्लाई इज मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सप्लाई है वो कौन करेगा, टैक्सेबल पर्सन करेगा। टैक्सेबल पर्सन का सिंपल सा मतलब है जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने के लिए लाइबल है, ठीक है। सीजीएसटी शैल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल सप्लाईज, जो सप्लाई ऊपर की गई है उन पर सीजीएसटी का कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन कैसे होगा, सेक्शन 15 के हिसाब से होगा। जीएसटी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम सप्लायर, कौन पे करेगा जीएसटी भाई, तो सप्लायर पे करेगा। ये जनरल प्रोविजन है चार्जिंग सेक्शन का, ठीक है ना। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज की अगर सप्लाई हो रही है, 5 गुड्स एंड सर्विसेज को छोड़ देंगे, मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इनको छोड़ देंगे। बाकी की अगर सप्लाई हो रही है तो वहां पर जीएसटी लगेगा, और जीएसटी कौन देगा, सप्लायर देगा। समझ में आ गई बात। ये हो गया सेक्शन 1 एंड 2 चार्जिंग सेक्शन का, ठीक है। फिर बात करते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। अब यहां पर क्या होता है कि कुछ केस में सरकार ने बोला कि अच्छा ठीक है बेटा, सप्लायर को छोड़ो, रिसिपिएंट को पकड़ो, ठीक है ना। ऊपर 1 एंड 2 में हमने क्या देखा कि सप्लायर पे करेगा, ठीक है ना। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 कुछ सर्विसेज के केस में क्या बोलता है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के केस में क्या बोलता है कि सप्लायर नहीं, कौन पे करेगा जीएसटी, रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। और जब रिसिपिएंट जीएसटी पे करता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर सप्लायर पे कर रहा है तो इसे बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज, और अगर रिसिपिएंट से कुछ केस में लिया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हम आरसीएम बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ सर्विसेज पे रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, ठीक है ना, वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 बोलता है। जैसे जीटीए सर्विसेज या लीगल सर्विसेज। जीटीए सर्विसेज क्या होती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज, मतलब समझिए गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ठीक है। फिर है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, ये बोलता है कि भाई ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना, इसने जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, तो उस केस में रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। हालांकि ये सेक्शन जब आया था सस्पेंडेड था, अब चालू भी हुआ है, तो ये केवल अप्लीकेबल कहां है, रियल एस्टेट सेक्टर पर अप्लीकेबल है, बाकी जगह ये अप्लीकेबल अभी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो सेक्शन 1 एंड 2 क्या बोल दी, सॉरी सब सेक्शन 1 एंड 2 ने क्या बोला, नॉर्मल प्रोविजन की बात की कि जीएसटी कब लगेगा और कौन पे करेगा, तो सप्लायर पे करेगा। 3 एंड 4 क्या बोला कि सप्लायर को छोड़ो, रिसिपिएंट को पकड़ो, रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करवाना है। और 9(5) क्या बोलता है कि ना सप्लायर को पकड़ो भाई, सप्लायर को भी छोड़ दो, रिसिपिएंट को भी छोड़ दो, किसी तीसरे पर्सन को पकड़ो और उससे जीएसटी भरवाओ। ये कौन सा बोलता है, सबसेक्शन 5 बोलता है, ठीक है ना। कब हम तीसरे पर्सन को पकड़ेंगे, तो ये सिंपल सा आप ऐसे समझ के रखो कि जब जो सप्लायर है ना, इसको भी पकड़ पाना मुश्किल है, और रिसिपिएंट है इसको भी पकड़ पाना मुश्किल है। ये समझिए कि जब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहे हो, सप्लायर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है,
रिसिपिएंट भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है, मतलब इन दोनों को पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। उस केस में हम तीसरे पर्सन को पकड़ेंगे और उससे जीएसटी भरवा लेंगे। ये होता है जनरली ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में। कैसे? देखो, ओयो बहुत सुना है सभी ने। तो आजकल क्या हो रहा है, खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, कि अगर किसी के पास 2 कमरे भी है ना, तो वो एक कमरे को होटल बना दे रहा है। ठीक है ना, उसके पास एक कमरा है, उसमें बेड लगाया, अटैच लेट बाथ है, उसने उसको होटल बना दिया, ओयो पे लिस्टेड करवा दिया। अब यहाँ पे क्या है कि सप्लायर भी देखेंगे आप, टूरिस्ट जगहों पे जाएंगे ना, तो छोटी छोटी गलियों में होटल्स खुले हुए हैं। अब गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है हर होटल वाले को ट्रेस कर पाना, हर होटल वाले को पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना, रिसिपिएंट को भी मुश्किल है पकड़ पाना। ठीक है ना, भाई टूरिस्ट अलग अलग है, आप घूमने जा रहे हो, आपका पड़ोसी घूमने जा रहा है, कोई भी घूमने जा रहा है, घूमने तो कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, इसको पकड़ पाना मुश्किल है, और यहाँ पर इसको भी पकड़ पाना मुश्किल है। तो इन्होंने बोला ठीक है, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, किसको पकड़ो? ओयो को पकड़ो। ठीक है ना, ओयो को पकड़ो, ओयो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से है ना। ठीक है ना, ओयो यहाँ पे क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो ओयो को पकड़ के इससे जीएसटी वसूल लो। तो ये है कि जब आपका ना सप्लायर पे कर रहा है ना रिसिपिएंट पे कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जो नोटिफाइड कर दिया गवर्नमेंट ने उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, जैसे होटल एकोमोडेशन सर्विस। ठीक है ना, और भी सर्विसेज है, अपन देख लेते हैं एक एक करके। तो देखो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जहां पे ना तो रिसिपिएंट पे करेगा ना तो सप्लायर पे करेगा, बल्कि कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर या तीसरा व्यक्ति पे करेगा। तो एक है, पहला क्या है, होटल एकोमोडेशन सर्विस। मैंने समझा दिया ऐसा क्यों किया गया, गवर्नमेंट ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ ना सप्लायर को ही पकड़ना मुश्किल था, रिसिपिएंट को भी। तो किसको पकड़ लिया गया? ओयो को पकड़ लिया गया। ठीक है ना, लेकिन 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 अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बड़े होटल चेन भी ओयो में है, या ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, booking.com के थ्रू, GoIB के थ्रू, कई सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बुकिंग कर रहे हैं, जहाँ पे बड़े होटल्स भी शामिल है। तो जहां पर बड़ा होटल शामिल है ना, मतलब जिसकी जो लिमिट है 10 लाख और 20 लाख, बेसिकली जब आप रजिस्ट्रेशन पढ़ोगे जीएसटी में तो आप समझ में आएगा आपको कि इस 10 और 20 लाख का क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली 10 लाख एंड 20 लाख लिमिट है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की। कुछ स्टेट है जहां 10 लाख है, कुछ स्टेट है जहां 20 लाख है। तो अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मतलब वो होटल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब वो बड़ा होटल है, और बड़ा होटल है इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लायर है, जो होटल है, उसको पकड़ पाना आसान है। अगर जीएसटी के अंतर्गत वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो उसको पकड़ पाना आसान है। तो अगर बड़ा होटल है ना, तो फिर वहां पे सप्लायर से ही जीएसटी ले लिया जाएगा। मतलब अगर होटल एकोमोडेशन की सर्विस में छोटा होटल है जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वो जिसकी जो सप्लाई है वो 10 या 20 लाख रुपए से कम की है, उस केस में जीएसटी कौन भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। याद रखना, उस केस में ओयो भरेगा। लेकिन अगर बड़ा होटल है जिसकी लिमिट 10 या 20 लाख क्रॉस है, मतलब वो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उस केस में जीएसटी कौन भरेगा? वो होटल ही भरेगा। बात समझ में आई? चलो, फिर है मिसलिनियस यूटिलिटीज सर्विस, जैसे अर्बन फ्लैप्स हो गया, आजकल बहुत ऐड आ रहा है। यहाँ पर प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, ब्यूटिशियंस हो गया, ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। अब देखो एक एक प्लम्बर को या एक एक इंडिविजुअल को, ब्यूटिशियंस को पकड़ पाना मुश्किल है ना। ठीक है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और प्रैक्टिकली प्लम्बर या ब्यूटिशियंस के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सप्लायर है वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, गवर्नमेंट के लिए ट्रेस कर पाना मुश्किल है, रिसिपिएंट भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, एक एक बंदे को तो गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती। तो यहाँ भी गवर्नमेंट ने क्या बोला? ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ो, अर्बन क्लैब वालों को पकड़ो, तो ये जीएसटी आकर के भरेंगे। ठीक है ना, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है कि अगर अगर आपका सप्लायर बहुत बड़ा चेन है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी लिमिट 10 या 20 लाख क्रॉस है, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आप क्या करो? उस केस में सप्लायर ही जीएसटी का पेमेंट करेगा। ठीक है ना, फिर है देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है ना, ओला उबर। ओला उबर के केस में भी सेम है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब यहाँ भाई सप्लायर कौन है? ड्राइवर। कितने ड्राइवर्स को गवर्नमेंट पकड़ ट्रेस करेगी? और हर ड्राइवर के लिए केवल वो ओला हो या उबर में बेचारा 20,000 25,000 महीने के कमा रहा है, उसको आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं दिला सकते हो। और रिसिपिएंट तो इंडिविजुअल्स होते हैं ना। ठीक है ना, तो उनको एक सर्विस लेने के लिए तो प्रैक्टिकली वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने नहीं जाएंगे। तो ना ये जीएसटी पे कर सकता, ना ये पे कर सकता, तो यहाँ भी कौन देगा? ओला उबर। और यहाँ तो एक चीज और है, यहाँ पे कभी अगर सप्लायर बड़ा हो,
ठीक है ना, जो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। गवर्नमेंट को पता है कि कभी एक ड्राइवर इतनी सर्विस नहीं दे सकता कि वो 10 या 20 लाख क्रॉस हो जाए। तो यहाँ पे ये वाला प्रोविजन भी नहीं है कि जब वो सप्लायर आपका रजिस्टर्ड है अगर, तो वो जीएसटी पे करेगा। यहाँ तो हर केस में कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा। तो सेक्शन 9(5) में इंपॉर्टेंट है। हमने 9(5) में क्या देखा कि सेक्शन नहीं याद रखना है, बस प्रोविजन याद रखो आप। 9(5) के अंदर हमने देखा कि ना तो रिसिपिएंट, सॉरी, ना तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा, ना तो सप्लायर ना तो रिसिपिएंट पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। हमने कौन कौन सा देखा, होटल एकोमोडेशन की सर्विस देखी, जिसमें हमने एग्जांपल लिया ओला का, क्योंकि जो छोटे छोटे होटल्स खुल गए हैं ना, होम स्टेज खुल गए हैं या होटल्स खुल गए हैं, वो जीएसटी पे करने में सक्षम नहीं है। गवर्नमेंट के लिए उनसे जीएसटी ले पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पर कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन शर्त यह है कि अगर सप्लायर बड़ा होटल चेन हो गया जिसकी सप्लाई 10 या 20 लाख क्रॉस है, तो वहां पे होटल ही पे करेगा। लेकिन नॉर्मली कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऐसी ही मिसलेनियस यूटिलिटीज की सर्विस है, प्लम्बर, ब्यूटिशियंस, इनकी जो सर्विसेज है अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रही हैं, सॉरी दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर उस केस में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी पे करेगा। और तीसरा था सॉरी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस, उबर और ओला की सर्विसेज, यहाँ पर तो हमेशा कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा। समझ में आई इतनी बात? तो ये हो गया हमारा जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन। आई बात समझ में? चलो अब अपन देख लेते हैं कि गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होता है। व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस। ठीक है क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी में आने के लिए सबसे जरूरी है कि आप गुड्स हो या सर्विस हो। अगर कोई चीज ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, तो जीएसटी आएगा ही नहीं, क्योंकि जीएसटी केवल या तो गुड्स पे है या तो सर्विस पे है ना। गुड्स या सर्विस पे ही जीएसटी है। अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस नहीं है तो वो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। चलो समझते हैं गुड्स क्या होता है। चलो इसको काट लो, 5 4 5 नहीं है, ठीक है। So goods means every kind of movable property other than money and securities। तो ध्यान रखना, जो भी चीज मूवेबल है उस बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, लगभग हर चीज को कवर कर लेती है, ठीक है ना। तो जो भी चीज मूवेबल है ना उसको क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब पैसे को और सिक्योरिटीज को, शेयर्स वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह, इनको छोड़ करके बाकी सारी की सारी चीजें क्या होंगी, गुड्स होंगी। मनी, कैश जो है ना वो गुड्स नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो हर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, गुड्स है, ठीक है ना। कौन सी नहीं है, तो मनी एंड सिक्योरिटीज जो है वो गुड्स नहीं है, ठीक है। मतलब पैसा या शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो गई, ये जो है आपकी गुड्स नहीं है। इसके अलावा सारी चीज गुड्स है। बट इंक्लूड्स, इतने पे ही गवर्नमेंट नहीं रुकी, ऑल मूवेबल बोल करके सब कुछ तो कवर कर लिया, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने बोला कि इतने पे ही हम नहीं रुकेंगे, कुछ और चीजें हम शामिल करेंगे। बट इंक्लूड, किसको और शामिल कर लिया गया, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कि आपका किसी से कुछ लेना है, ठीक है ना, आपको पैसे वसूलने हैं और वो पैसा सिक्योर्ड नहीं है, मोर्गेज नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। जैसे जैसे आपका घर है, ठीक है ना, आपने किराए पे दे रखा है और आपके किराएदार ने आपको 6 महीने से किराया नहीं दिया, तो जो 6 महीने का किराया मान लीजिए 1 लाख रुपए ड्यूज हो गया, तो 1 लाख रुपए क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। आप उस एक्शनेबल क्लेम को किसी और को बेच सकते हो। किसी बाहुबली को आपने बेच दिया, बोले तुम वसूल लेना, कुछ कमीशन रख लेना, बाकी मुझे दे देना, यह है एक्शनेबल क्लेम। आपने किसी को गुड्स बेच रखा है, ठीक है ना, उधार में बेच रखा है, वो भी क्या है, एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। जो बस यहाँ पर क्या है कि एक्शनेबल क्लेम सिक्योर्ड नहीं होता है, मतलब मोर्गेज नहीं होता है, उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं होती है। तो एक्शनेबल क्लेम भी क्या है, गुड्स में शामिल किया गया है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और forming part of the land which are agreed to severed before supply or under a contract of supply। मतलब जो उगती हुई फसल है ना वो भी गुड्स है, बशर्ते कि उस फसल का या तो आपने जब उग रही है उसी टाइम पे आपने बेच दिया है, कि इसको बाद में काट करके आप ले लेना, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है ना, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि इतने रुपए में आप इसको इस पर्टिकुलर व्यक्ति को बेच दोगे, तो फसल भी क्या है ना, गुड्स में फसल को भी शामिल
कर दिया गया है। तो देखो सभी मूवेबल प्रॉपर्टी तो शामिल ही थी, उसके अलावा एक्शनेबल क्लेम को ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास और थिंग्स जो लैंड से अटैच है लेकिन इसको काट करके अलग करके बेचा जाएगा, उसको भी क्या है, गुड्स में शामिल किया गया है। तो गुड्स की इतनी ब्रॉड डेफिनेशन दी गई है कि लगभग सारी चीजों को उन्होंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर कि मनी एंड सिक्योरिटीज जीएसटी गुड्स का पार्ट नहीं है। समझ में आई बात? बाकी सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, फर्नीचर हो गया गुड्स का पार्ट है, मोबाइल फोन गुड्स का पार्ट है, नमक गुड्स का पार्ट है, ठीक है ना, ये सारी चीज क्या है, गुड्स का पार्ट है। प्लांट एंड मशीनरी गुड्स का पार्ट है, ठीक है। व्हीकल, कार, मोटर बाइक, ये सारी की सारी चीजें क्या है, गुड्स का पार्ट है। जो भी मूवेबल चीज है वो गुड्स का पार्ट है, ठीक है ना, एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट बहुत चालाक है, उसने सारी चीजों को कवर कर लिया है गुड्स के अंदर, ठीक है। फिर देखो सर्विस में क्या क्या आता है भाई, फिर से इसको आप काट ले रहे हो, ये गलत आ गया सीरियल नंबर। तो देखो सर्विसेज, सर्विसेज के लिए बोल दिया गया एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ दो तो वो सर्विस है। जो ऊपर गुड्स में शामिल हो गया भाई गुड्स है, गुड्स के अलावा जो भी बची हुई चीजें हैं उसको हम क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे। सर्विस कैन बी टू टाइप, वन इज एक्टिव एंड अदर इज पैसिव। एक्टिव पैसिव का मतलब है, एक्टिव का मतलब होता है डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए, कुछ करना, और पैसिव का मतलब होता है नॉट टू डू समथिंग। अच्छा कैसे, एग्जांपल से समझो, कुछ करने के लिए, ठीक है ना, आप रेस्टोरेंट में गए, आपको सर्विस दी जा रही है, ठीक है ना, आप खाना खा रहे हो, आप होटल्स में रुके हुए हो, क्या है, सर्विस है। आप घूमने गए, ठीक है ना, ट्रेवल वाला आपको सर्विस दे रहा है, घुमा रहा है, तो ये क्या है, सर्विस है। आप कटिंग कराने गए, सैलून वाला आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, कुछ क्यों कुछ कर रहा है। ऐसे ही कुछ ना करने की भी सर्विस होती है, जैसे आपने एक किराने की दुकान खोली अपने मोहल्ले में, आपके दोस्त ने देखा बहुत पैसा कमा रहा है मेरा दोस्त, आपके पास आया, बोला मैं भी कल बगल में दुकान खोलूंगा। आपको लगेगा यार छोटा सा मोहल्ला है, छोटा सा हमारी कॉलोनी है छोटी सी, अगर इसने भी खोल लिया, खोल ली शॉप, तो मेरा भी प्रॉफिट नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। आपने उसको समझाया, बोला एक काम कर, तू मत खोल, मैं तुझको कुछ पैसे दूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे कंपटीशन में दुकान मत खोल। तो यहाँ पर क्या है, क्या हुआ है, ये है पैसिव सर्विस, नॉट टू डू समथिंग, उसके लिए भी आपने पैसा दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये भी क्या होगा, सर्विस का पार्ट होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने फ्लाइट पे टिकट कराया, अचानक से फ्लाइट कैंसिल हो गई, और फ्लाइट जो ऑपरेटिंग कंपनी थी उसने आपको कुछ कंपनसेशन पे किया कि ठीक है आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है ना, तो हम कुछ दे रहे हैं आपको। तो नॉट टू डू समथिंग के लिए भी उन्होंने आपको पे किया, तो ये क्या है, सर्विस दोनों तरह की हो सकती है, एक्टिव भी पैसिव भी, ठीक है। चलो, तो गुड्स को छोड़ करके सारी की सारी चीजें क्या होंगी, सर्विस होंगी। वो एक्टिव हो सकती है मतलब डूइंग समथिंग, और पैसिव हो सकती है मतलब कुछ ना करना भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो मनी एंड सिक्योरिटीज को ध्यान रखना, मनी एंड सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, ध्यान रखना, मतलब पैसा, नोट, ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है। सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, ये ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज पर जीएसटी कभी भी लगेगा ही नहीं, नो जीएसटी बेटा, बिकॉज कि जीएसटी होने के लिए गुड्स या सर्विस होना जरूरी है, और मनी या सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन 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 ध्यान रखना, मनी या सिक्योरिटीज से रिलेटेड कोई सर्विस है, मनी या सिक्योरिटीज से संबंधित कोई सेवा है, वहां पर जीएसटी लग जाएगा। जैसे कि आप पैसा जमा कराने गए बैंक में, तो बैंक ने अगर कैश हैंडलिंग चार्जेस चार्ज किए आपसे, तो उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। मिनिमम बैलेंस आप बैंक में मेंटेन करना है, पैसे से रिलेटेड सर्विस है, बट वहां पर जीएसटी लगेगा। आप डीडी बनवाने गए, आपने चेक बुक इशू कराया, चेक बुक इशू कराने के लिए बैंक आपसे चार्ज लेता है, तो उस पर जीएसटी आएगा, क्योंकि वो मनी से रिलेटेड सर्विस है, ठीक है ना, तो वहां पर जीएसटी आएगा। फॉरेक्स की सर्विसेज हो गई, ठीक है ना, आप विदेश घूमने जा रहे हो, आप जा रहे हो इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कराने, तो वहां पे आपसे बैंक कुछ एक्सचेंज का चार्ज ले रहा है, ठीक है ना, तो वो सर्विस जीएसटी के अंतर्गत
आएंगी, लेकिन वैसे नॉर्मली मनी और सिक्योरिटी चूंकि ना गुड्स है ना सर्विस है, इसलिए मनी या सिक्योरिटी को जीएसटी नहीं है, बट उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है ना उस पर जीएसटी है। तो ध्यान रखेंगे मनी एंड सिक्योरिटीज के मामले में ये चीज कि मनी या सिक्योरिटीज पर नॉर्मली जीएसटी नहीं है, बट मनी या सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो सर्विसेज है ना उस पर जीएसटी है। समझ में आई बात? ये था आपका क्या, गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा बेसिक मैंने आपको समझा दिया कि चार्जिंग सेक्शन क्या है जीएसटी के अंतर्गत। ठीक है ना, कौन जीएसटी पे करेगा, कब ऐसा होगा कि आपका रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, और कब ऐसा होगा कि आपका ना तो सप्लायर ना तो रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, है ना। इसके बाद हमने देखा कि गुड्स क्या है, तो गुड्स के अंतर्गत हमने देखा कि जितने भी मूवेबल चीजें हैं वो सारी की सारी गुड्स हैं। पेन जिससे आप लिख रहे हो गुड्स है, कॉपी गुड्स है, आपके सामने फोन रखा होगा या लैपटॉप रखा होगा गुड्स है, फर्नीचर गुड्स है, ये सारी चीजें जो मूवेबल है वो तो गुड्स है ही। ठीक है ना, और गुड्स में क्या इंक्लूड कर लिया गया, तो भाई एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रोइंग क्रॉप है मतलब जो फसल उग रही है ना जिसको आप काट करके बाद में बेचोगे वो भी गुड्स का पार्ट है। फिर सर्विसेज में हमने देखा कि जो गुड्स नहीं है बेटा वो सर्विस है, जो गुड्स नहीं है, जो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है वो सर्विस है। मनी एंड सिक्योरिटीज में हमने देखा कि मनी एंड सिक्योरिटीज मतलब नोट, ठीक है ना, हरी हरी नोट, वो जीएसटी सॉरी गुड्स, ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, लेकिन मनी या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो जीएसटी का पार्ट है, वो सर्विस है। ठीक है ना, तो ये था गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट पार्ट में अपन सप्लाई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।